Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 का जो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मज़ा भी आया था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी कुछ जानने को हमें मिली थी जो पूरी तरह से पता नहीं थी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि आपको पता है बड़े ही ज़रूरी होते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद जानते हैं इनकी इंपॉर्टेंस। अब जब आप सब जानते हैं तो आपको क्या करना है भाई, फटाफट से लाइक कर देना है पहले तो, और शेयर कर दो। लाइक कर दो और क्या कर दो, शेयर कर दो। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, और चैप्टर याद है पूरा कि भूल गए? चैप्टर याद है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिल्कुल आगे पार्ट पीछे से पार्ट, पीछे से भूल गए बिल्कुल, है ना। चलो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी that was refused by the British? क्या डिमांड थी रानी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो ब्रिटिशर्स ने मना कर दी थी, रिफ्यूज़ कर दी थी। कुछ हमने देखा था ना कि जो कुछ राजा महाराजा थे क्या कर रहे थे, नेगोशिएट करना चाह रहे थे अपने इंटरेस्ट को भाई सेव करने के लिए। ये लोग नेगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, इतने घमंड में चूर थे, उनको लगा था भाई हम सुपीरियर हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उन्हें कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ही हैं जो हैं। तो इन्होंने डिनाई कर दिया था इनका नेगोशिएशन की जो बात इन्होंने कही थी। ठीक है, देखते हैं भाई। तो नेगोशिएशन का कहा क्या था, चलो ये तो मैंने बता दिया। कुछ ऐसा कहा था इन्होंने कि जो मेरे अडॉप्टेड सन है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वो मेरे वारिस बनेंगे। ऐसी कुछ रिक्वेस्ट रानी लक्ष्मीबाई ने कही थी। क्लियर है, याद करो, देखते हैं हमारा आंसर। Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the East India Company to recognize her adopted son as the heir to her kingdom after her husband's death. This demand was refused by the company. भाई रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की थी, वो क्या चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप जो है मेरे अडॉप्टेड सन को इस तरीके से रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको यही मान लीजिए कि वो क्या रहेगा, अब मेरे जो राज्य है किंगडम का क्या रहेगा, वारिस रहेगा जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, मतलब उन्होंने बोला कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ है हो गई है तो उसके बाद जो मेरे मतलब उसका वारिस है, मेरे राजगद्दी का, मेरे जो किंगडम का वारिस रहेगा, मेरा अडॉप्टेड सन रहेगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उन्होंने ये बात कही क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो डिमांड है कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दी। तो क्या कहा था, फिर से देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी to recognize her adopted son as the heir to her kingdom after her husband's death। मतलब उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो ये चाह रही थी कि उनके बेटे को क्या माना जाए, वारिस माना जाए उनके राज्य का, ऐसा ही रिकॉग्नाइज कर ले। और बेटा कौन सा, वो भी अडॉप्टेड सन। ठीक है, अडॉप्टेड था तो इसीलिए नाटक कर रहे होंगे भाई, खुद का होता तो इतना नहीं बोलते, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया, नेगोशिएशन से मना कर दिया। क्लियर हुआ, याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। अच्छा, अभी तक भी लाइक किया कि नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। नहीं किया तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। क्लियर, चले, चलो भाई। What did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? अब ब्रिटिशर्स लालच दे रहे थे कि आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुई, मतलब क्रिश्चियनिटी में आपको क्या होना है, कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो व्हाट डिड द ब्रिटिश डू, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, क्या करा था ब्रिटिशर्स ने फिर उनके लिए। मतलब जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उनके धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो कुछ तो उनके लिए अच्छा करेंगे भाई, तब कुछ लालच दिया होगा। क्या लालच दिया था, यही कहा था ना कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे तो आपका जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट आप कर पाएंगे, आपके फादर की जो प्रॉपर्टी आराम से आप इनहेरिट कर पाएंगे, कोई आपसे छीनेगा नहीं, वो लैंड आपका ही रहेगा, वो प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी रहेगी। ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, जो कन्वर्ट होगा उनके लिए। क्लियर, चलो
In 1850, the British passed the law to allow Indians who converted to Christianity to continue to inherit the property of their ancestors. In this way, this law protected the interest of those who converted to Christianity. 1850 में जो ब्रिटिश ने क्या करा था, पास करा था लॉ, कानून, और इंडियंस को उन्होंने अलाउ किया था जो क्या करें भाई, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर, जो उनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी मतलब प्रॉपर्टी है, उस पर आप भाई, आपका हक है, आप बिल्कुल उसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने हमारी बात मानी, तो हम आपको भाई, आप हमारे ही लोग हो गए, हमारे भाई रिलीजन के लोग हो गए, तो हम आपको तो भाई कुछ करेंगे नहीं, तो आप सेफ हैं बेसिकली। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? होता है ना, बोलते ना, तू मेरी टीम में आ जाना फिर तू सेफ है, तुझे मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तू मेरी टीम में आ जाएगा ना तो सेफ हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही वो उनकी टीम में चले गए तो वो सेफ हो गए, अब उनका लैंड बढ़िया, कोई नहीं छीन सकता, वो नहीं का रहेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? और हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग माने तो ये लोग माने, कुछ लोग नहीं भी माने। क्लियर? चलो, What objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? जो कार्टेजेस थी जिसको लेके ब्रिटिशर, जो सॉरी सिपॉइज थे, क्यों इतना ज़्यादा गुस्साए हुए थे, मतलब क्या उन्होंने मना करा था, उनको कुछ ऑब्जेक्शन थे ना कार्टेजेस को लेके। हमने देखा था कि किसी ने ये बात फैला दी थी कि जो कार्टेजेस है उसमें काऊ एंड पिग का जो फैट है वो ऐसे मई उसको ग्रीस करा हुआ है, मतलब जो गाय और जो पिग की चर्बी है उसमें ऐसे लेप सा लगाया हुआ है, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है वो उसमें मुंह लगा लें, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ था, जानबूझ के ऐसा करा गया था, ऐसी बात फैला दी थी, तो उनको इस चीज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्शन था। फिर इन्होंने क्या करा था, उनको डिसमिस कर दिया था ना, कि आपने मना करा यूज़ करने से, तो डिसमिस कर दिया था, देखा था ऐसा कुछ। चलो, The sepoys raised the objection that the new cartridges they had been asked to use were greased with the fat of cows and pigs, है ना। उन्होंने क्यों मना करा था? क्योंकि जो कार्ट्रिजेस थी, जिसको कारतूस बोलते हैं, कि उनमें ग्रीसिंग, मतलब उसमें क्या लपेटा हुआ है, मतलब लेप किसका लगाया हुआ है आपने, काऊ और पिग के फैट का, चर्बी का। It was a great insult to religions of Indian sepoys, the Hindus as well as the Muslims. अब भाई जिनका जो कैसे पॉसिबल है, आप खुद ही सोचिए भाई, आपके धर्म में ये चीज़ जो अलाउ ही नहीं है, आप वो करेंगे, आपसे करवाया जाएगा तो आप क्यों करना चाहेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इट वॉज ग्रेट इंसल्ट, ये बहुत ही शर्म की बात होगी अगर इंडियन सिपॉइज, जैसे जो हिंदूज भी थे उसमें, मुस्लिम्स भी थे, अगर वो इसको यूज़ करेंगे। It also appeared to the Indian soldiers that the aim of the Britishers was to convert all the sepoys into Christianity. वो ये समझ गए थे, उनको ये समझ में आ रहा था, ऐसा उन्हें डाउट हो रहा था कि जो सोल्जर्स, ये जो चाह रहे हैं, ये जो ब्रिटिश कंपनी चाह रही है कि हम जो सोल्जर्स हैं, हमें किस में कन्वर्ट कराना चाह रहे थे भाई, क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि ये लोग के लिए तो कॉमन चीज़ है, ये लोग तो खाते हैं, इन लोग के तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग भी ऐसा करें, ऐसा डाउट था, ऐसा श्योरिटी नहीं थी, तो इस तरीके की बात फैली हुई थी इस टाइम पे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऐसा इसलिए करवाना चाह रहे हैं क्योंकि हम भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं इस तरीके से, और हमें पता भी ना चले, ऐसा इन्होंने करा। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? जो लास्ट मुगल एम्परर थे, कैसे भाई उनकी लाइफ चली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे बिताए। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे पहले तो वही बता दो, जिए कैसे मरे कैसे वो तो हम बात की बात है, पहले लास्ट मुगल एम्परर कौन थे वही बता दो, तो बहुत क्या कहूँगी मैं खुश हो जाऊँगी मैं कि चलो आपको पता है, बताओ फटाफट से, कौन थे लास्ट मुगल एम्परर? बहादुर शाह जफ़र थे, है ना। बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने क्या करा था भाई, अपना हेड बना लिया था कि आप जो हैं भाई सुप्रीम हैं, आप ही को हम हेड बनाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो आप ही रहेंगे हमारे चीफ, हमारे जो रूलर। वो ना चाहते हुए भाई उनको एक्सेप्ट करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि सब उन पर भरोसा दिखा रहे थे। जब रिवॉल्ट हो रहा था तब तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने वापस से भाई फाइट बैक करा तो उन्होंने सबसे पहले इनको ही पकड़ा और इन्हें जेल में डाल दिया, इनको और इनकी वाइफ को, रंगून में, याद करो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी जेल में। क्लियर? देखते हैं चलो। The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court for supporting the revolt against the British and sentenced to life imprisonment. अब क्या कह रहे हैं भाई, जो लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर, was tried in court, भाई कोर्ट में उनको ले गए, है ना। वहाँ पे उनको सज़ा क्या सुना दी कि रिवॉल्ट, आपने जो रिवॉल्ट कर रहे थे, जो विद्रोही थे, उनका साथ दिया और ब्रिटिशर्स के आप अगेंस्ट थे, तो उनको भाई उम्र कैद की सज़ा दी थी, है ना। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. वो और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल,
कौन थी? बेगम जीनत महल। उनको जेल में भेज दिया गया, कहाँ? रंगून में, इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। और बहादुर शाह जफर की रंगून की जेल में ही डेथ हो गई 1862 में। ठीक है, उनको और उनकी वाइफ को जेल में भेज दिया गया, यही हो रहा था ना आखिरी में। और जो उनकी वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी भाई जेल में ही 1862 में। क्लियर? आया समझ में? ऐसे ही हुआ था, कुछ अलग तो नहीं है, सेम यही है ना? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं अभी तक? फाइन, चलो भाई। What could be the reason for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? भाई जो क्या था ऐसा रीज़न, क्या रीजंस थे जो कॉन्फिडेंस था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश रूलर्स को कॉन्फिडेंस था अपनी पोजीशन पे, है ना? जो 1857 से पहले जो हालत थी उस पे, मई 1857 से उनको क्या इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था? कुछ था ना कि बहुत ज़्यादा घमंड में थे। हमने देखा था कि जो भी नेगोशिएशन के लिए आ रहे थे, चाहे नाना साहेब हुए या रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन्होंने हटा दिया कि नहीं हमें नहीं सुनना, डिनाई कर दिया। तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो खास होगा। जब होता है ना, हम बोलते हैं अरे वाह काफ़ी कॉन्फिडेंस में हो, ज़रूर पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से, तो बोलेगा हाँ मैंने मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाई की, मैंने सोशल साइंस का कोमल मैम से पढ़ा है, तो मैं मेरे सोशल में देखना अच्छे मार्क्स आएंगे, सोशल का एग्जाम है देखना टॉप करूंगा मैं या टॉप करूंगी मैं। तो कॉन्फिडेंस तो कुछ रीज़न है ना, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। इनका क्या रीज़न था देखते हैं भाई, चलिए। The reason are given below. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed force disbanded and their revenues and territories taken away by the stages. ये हमने देखा था कि मिड 18th सेंचुरी में धीरे धीरे जो नवाब्स थे और राजास थे उनसे उनकी चीज़ें, अथॉरिटी और उनका ऑनर जो था, सम्मान वगैरह सब छीन लिया गया था। जब अथॉरिटी छीन गई, पावर छीन गया, तो वो क्या डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, बस ऐसे ही है कि बस है यहाँ पे। ठीक है, तो सब कुछ उनसे छीन लिया गया था बेसिकली। क्लियर? तो उनसे उनकी पावर धीरे धीरे ग्रेजुअली नवाब से छीन ली गई, यहाँ पे ऐसा हुआ। अब जो बहुत से जो चीज़ें क्या हुई साथ में, रेजिडेंट्स जो थे हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड। अब जो भाई लोग थे, जो रूलर्स थे, उनसे क्या करा, उनसे टेरिटरी छीन ली गई, उनसे उनके आर्म्स, एम्युनिशन, जो भी वेपन से हर चीज़ उनसे छीन ली गई, मतलब पावर छीन गई ना बेसिकली। देयर आर्म फोर्सेज डिसबैंडेड, उनसे उनकी आर्म फोर्सेज भी छीन ली गई कि भाई जो आपके साथ सेना है वो भी दे दीजिए, अब वो आपकी नहीं है। देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय द स्टेजेस, उनका रेवेन्यू, भाई पैसा जो भी अर्न करते थे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, सब कुछ, और उनकी टेरिटरी सब कुछ यहाँ से छीन ली गई। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो एक कॉन्फिडेंस भाई है, इसीलिए भी आया ना, क्योंकि उनको पता था कि धीरे धीरे हम सब कुछ छीन रहे हैं, सब कुछ तो छीन रहे थे, हर राजा का टेरिटरी छीन रहे, रेवेन्यू बढ़िया इनके पास आ रहा है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग है, अथॉरिटी इनकी, जो डिसीजन ये ले सब कुछ इनका, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो हमने पढ़ा था जब हम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे थे, तो भाई पूछ पूछ के काम करते थे, है ना, नवाब से पूछ पूछ के काम करते थे। मुगल्स जो थे जैसे औरंगज़ेब वगैरह, इनसे पूछते थे कि हम ये कर सकते हैं, मतलब परमिशन मांगते थे। बट अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? जब हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट हो जाते तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्लियर? इतना आया कि नहीं आया समझ में? चलो, सेकेंड, द कंपनी डिसाइडेड टू एंड द मुगल डायनेस्टी, और कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है, नवाब्स को तो हम अपने मतलब अंडर में ले ही रहे हैं, उनको तो हरा ही रहे हैं, राजास को भी, लेकिन ये जो मुगल डायनेस्टी है जो अभी सबसे ज़्यादा भाई सुप्रीम चल रही है हमारे अलावा, जो ये जिसको काफ़ी लोग मानते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा भाई, इनको एंड करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. अब उन्होंने 1849 में जो गवर्नर जनरल डेलहाउसी है, उन्होंने क्या भाई फैसला सुना है, अनाउंस करा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, भाई बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो उनकी फैमिली है वो क्या करेंगी, वो शिफ्ट करेंगी रेड फोर्ट से, मतलब रेड फोर्ट पे रहते थे भाई, लाल किला में वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे अब नहीं रहेंगे, वहाँ से उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor, and after his death, his descendant would be recognized as princes. अब 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड करा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद क्या होगा, उनको पहली बात तो उनको ये बोल दिया कि ये लास्ट मुगल है,
अभी ये है ठीक है, जब तक जिंदा है ठीक है, ये लास्ट मुगल है। इनके बाद इनका जो बेटा रहेगा वही डिसेंडेंट जो भी रहेगा, उनको राजगद्दी नहीं मिलेगी, वो कोई भाई राजा नहीं बनेंगे, वो नॉर्मल जैसे राजकुमार होते हैं वैसे रहेंगे। मतलब ये जो मुगल हैं बहादुर शाह जफर, वो क्या है, वही लास्ट है। ऐसा किसने कहा, गवर्नर जनरल कैनिंग ने। यहाँ पर डलहौजी ने ये फैसला सुना दिया कि जो है बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को लाल किले को मतलब छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल कैनिंग कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर को क्या है भाई, वो लास्ट रूलर रहेंगे, और उनके जो डिसेंडेंट हैं उनको राजा नहीं मान के उनको प्रिंस माना जाएगा, राजकुमार। क्लियर आया समझ में? तो जब सब कुछ ये लग रहा था कि राजा महाराजा को हम सब हमारे अंडर आ रहे हैं, बस जो मुगल्स थे उनको भी हमारे अंडर, हमने अपने अकॉर्डिंग फैसला सुना दिया, तो अब क्या टेंशन, तो इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। ठीक है, क्लियर हुआ? चल, What impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people and ruling families? भाई क्या इम्पैक्ट था, जो बहादुर शाह जफर की बात हो रही है, बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड रूलिंग फैमिलीज। मतलब जो रूलिंग फैमिलीज थी और जो लोग थे जो रिबेल कर रहे थे, उनको क्या मतलब, थोड़ा मैंने बोला था ना कि मोरल थोड़ा उनका अप हुआ था, थोड़ा सा उनको लगा था कि भाई ये हमारे सपोर्ट में आ गए तो अब चीज़ें अच्छी होगी, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई थी। बेसिकली हुआ था कि नहीं हुआ था, देखा था ना? चलो, बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। भाई बहादुर शाह जफर का जो सपोर्ट था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल काम किया था। मतलब होता है ना कि हमारे लीडर ने ज्वाइन कर लिया है तो बस ये बढ़िया है, तो एक फ़ायदा मिला था, तो इम्पैक्टफुल भाई एक सिग्निफिकेंट चीज़ हुई थी। Threatened by the expansion of British rule, many of the ruling families felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. अब जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने जो रिबेलियन के सपोर्ट में आए, उनको एक उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। क्या सोचा गया कि जो भाई ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश का रूल है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कंपनी का रूल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे ये लोग क्या हो गए थे, वैसे ही डर गए थे, घबराए थे। तो बहुत सी जो रूलिंग फैमिलीज थी उनको ये लगा कि अगर मुगल एम्परर रहेंगे तो क्या होगा, वो दोबारा से वापस से अब रूल कर पाएंगे। होता है ना कि वापस से अब अपने भाई पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे, वापस से भाई जैसा चाहे हम रूल करेंगे, क्योंकि पहले मुगल्स के अंडर थे भाई, मतलब इनके अपने अपने चीफ राजा थे, लेकिन अपने एरिया के राजा थे, लेकिन सुप्रीम जो फैसला जो किसके हाथ में रहता था, तो मुगल्स के हाथ में, तो आराम से अपना रूल करते थे। तो इन्हें लगा कि अगर वापस से बहादुर शाह जफर को भाई रूलर बना दिया जाएगा, जो ब्रिटिशर्स बाहर चले जाएंगे, तो हम भी फिर आराम से इनके अंडर अपना रूल कर पाएंगे, हम अपनी टेरिटरी आराम से देखेंगे, संभालेंगे। तो ये लोग भी खुश थे। दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर। भाई वो भी खुद अपनी टेरिटरीज को आराम से रूल कर पाएंगे अंडर मुगल अथॉरिटी। भाई मुगल अथॉरिटी के अंदर, मतलब जो अथॉरिटी रहेगी, मुगल पावर जो रहेगी अल्टीमेट मुगल्स के पास रहेगी। When people saw an alternative possibility which appealed to them, they felt inspired and enthused with it, gave them the courage, hope and confidence to act. जैसे हमने देखा कि जैसे उन्हें लगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, भाई जो ब्रिटिशर्स हैं हर जगह भाई छोटे से छोटे लोगों से हार रहे हैं, भाई छोटे छोटे राज्यों से हारते जा रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा इनको हरा रहे हैं, सब जगह से मतलब इनकी जो है डाउनफॉल हो रहा है, अब लग नहीं रहा है कि ज़्यादा टिकेंगे, यानी जाने वाले हैं। तो इनमें भी मतलब छोटे छोटे लोग, सब हर जगह के लोग भाई इस रिबेलियन में, इस रिबेल में शामिल हो रहे थे, हर कोई आ रहा था। जैसे मैं हूँ, आपको लगेगा मेरे साथ और भी हैं, तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप भी ज्वाइन कर लोगे। तो ऐसे ही भाई सब लोग ज्वाइन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक उमंग था, एक इंस्पिरेशन था कि हम कुछ कर सकते हैं। अब एक हिम्मत आ गई थी, एक उम्मीद आ गई थी और कॉन्फिडेंस की। अब जो है ये लोग समझो इनके आखिरी कुछ दिन बचे, कुछ महीने दिन हैं, ये लोग अब यहाँ से चले जाएंगे, भाई हम तो इन्हें हरा देंगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ये लोग आ गए थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इफेक्ट आर, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे many troops regiments mutinied to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। जो और भी ट्रूप रेजिमेंट्स थे उन्होंने बाकी जो रेजिमेंट्स थे, जो ट्रूप्स थे, उनको ज्वाइन करा, जैसे दिल्ली में आए, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर आके ज्वाइन करा। क्योंकि मेजर जो मेन हमने मैप में भी देखा था जब हम पढ़ रहे थे, तो मेजरली यही सिटीज़ थी जहाँ पे भाई रिबेल हो रहा था। मेजर और भी सिटीज़ में हो रहा था, बट ज़्यादा जो था यहाँ पे था, मेन पॉइंट ये था रिबेल का। क्लियर आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? नाना साहेब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एंड गवर्नर अंडर द मुगल किंग। अब धीरे धीरे सब में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सब अपनी पावर घोषित करे, तो उन्होंने क्या करा था, खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। किसने? नाना साहेब ने, अंडर गवर्नर अंडर द मुगल किंग के अंडर, कि भाई अब मैं भी क्या हूँ, पेशवा हूँ, और जो किसके अंडर रहेंगे, मुगल किंग के अंडर, मतलब उनके अधीन। बिरजिस कादर, son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah in Lucknow, acknowledged that he ruled under the Mughal king. अब बिरजिस कादर, उन्होंने भी भाई जो नवाब वाजिद अली शाह उनके बेटे थे जिनको हटा दिया गया था, तो उन्होंने भी खुद को नवाब बना दिया और कह दिया कि हम किसके,
मुगल रूलर जो किंग है उनके अंडर रहेंगे। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with तात्या टोप the general of नाना साहेब। और जो भाई जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ज्वाइन करा था रिबेल सिपॉइज को, और ब्रिटिश के अंडर भाई उन्होंने भी लड़ाई करी, तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने भी भाई उनको बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। उस टाइम पे सब जीत रहे थे, उस टाइम पे सब जीत रहे थे। कोई खुद को नवाब घोषित कर रहा था, कोई खुद को राजा घोषित कर रहा था, पेशवा घोषित कर रहा था। तो सब में एक पॉजिटिव वाइब्स बोलते ना आ गई थी, जैसे बहादुर शाह जफर आ गए थे। क्लियर हुआ, आया समझ में? क्योंकि कैसे कैसे जब बहादुर शाह जफर ने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ, तो सब जगह हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया था। तो कुछ इस तरीके से हुआ था, एग्जाम्पल्स हमने देखा था। क्लियर हुआ, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध? अब रिबेलियन जो हम बात कर ही रहे हैं कि हर जगह से हर कोई परेशान थे, तो ये बोल रहे हैं कि कैसे भाई जो ब्रिटिश थे वो सक्सीड हुए, किस चीज़ में उन्हें सक्सेस हासिल हुई, किस चीज़ में मतलब वो सक्सीड हुए? इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। मतलब जो अवध के जो लैंड ओनर्स थे वो क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, तो उनको ताकि वो सबमिट इनके सामने क्या कर सके, सबमिट कर सके, मतलब सरेंडर टाइप का कर सके। तो कैसे सक्सीड हुए वो हमें बताना है, देखते हैं। The British secured the submission of the rebel landowners by a carrot and stick policies in the following ways. They tried and hanged a number of rebel leaders who had challenged their authority and could do so again in future. उन्हें पहले तो उन्हें ये लगा कि जो लोग थे, उन्हें डाउट था कि जो लोग हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं फ्यूचर में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उनको पकड़ा, उनको क्या करा भाई, अथॉरिटी उनकी जो है मतलब उनको जेल में डाला और फांसी पर लटका दिया। जेल में मतलब उनको सज़ा वज़ा सुनाई बेसिकली और फांसी पे लटका दिया, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये दोबारा से हमारे अगेंस्ट रिबेल कर सकते, पोटेंशियल दिख जाती ना फेस पे कि ये लोग कर सकते हैं कुछ, इन पर डाउट है, तो इनको डाउट था कि ये कर सकते, तो भाई इनको अंदर डालो। On the other hand, they tried their best to win back the loyalty of the people by announcing rewards for loyal landowners. They were assured that they would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. अब दूसरी ओर उन्होंने ये भी करा कि क्या करें, इनको क्या करते, खुश करते हैं बेसिकली, है ना, कि जो लॉयल लैंड ओनर्स थे उनको क्या करेंगे भाई, उनका भरोसा या बाकी लोगों का भरोसा, जो लैंड ओनर्स है उनका भरोसा वापस जीतना है, तो उनका जो लैंड है उनको ऐसा बोला गया कि आपकी जो ज़मीन थी अब उसको कोई नहीं छीनेगा, उस पर आपका हक अधिकार भाई बरकरार रहेगा, उस पर आपका राइट बना रहेगा, वो आप ही की ज़मीन रहेगी। तो इस तरीके से क्या कर रहे थे, उनको अपने अंडर, मतलब ताकि ये लोग हमारे अंडर सरेंडर्ड रहें, ठीक है, हमारी बात माने, मतलब हमसे डरे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, इनकी ज़मीन इनको दे रहे हैं, इनकी ज़मीन इन्हीं की रहेगी, कोई नहीं छीनेगा। तो क्या करेंगे, ऐसा कोई करेगा तो हम क्या करेंगे भाई, उनके अंडर वही रहेंगे ना कि चलो यार इन्होंने बात मानी तो ठीक है, अब आगे से जो भी जैसा रहेगा तो हम इनके अगेंस्ट रिबेल नहीं करेंगे। लेकिन उनको जिसके लिए लग रहा था तो उनको तो इन्होंने क्या करा, बाहर कर दिया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया। क्लियर हुआ? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, in what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? अब किन तरीकों से जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ में चेंज करे एज अ रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857? क्योंकि हमने देखा था कि भाई पॉलिसीज़ जो बनाई थी पहले, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हो या कोई ज़मींदारी सिस्टम हो, मतलब जो ज़मींदार से या पीजेंट से रिलेटेड हो, सब परेशान थे, हर कोई भाई बेचारा पीड़ित था। तो उनको लगा कि जो पीड़ित है इन्होंने हमारे अगेंस्ट रिबेल करा, तो अब रिबेल तो हमने जैसे तैसे क्या करा भाई, शांत कर दिया है, तो क्यों ना अब इन पॉलिसीज़ को बदला जाए। तो क्या क्या चेंजेस करें हमें बहुत अच्छे से पता है, देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। हमने देखा था ना, जैसे जिनका लैंड था कहा था कि पुश्तैनी लैंड अब आप ही का रहेगा, या इन्होंने कहा था कि भाई आपको जिसको भाई राजा बनाना है, अडॉप्टेड सन को ही बनाना है, राजगद्दी में बिठाना है, भाई बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियस मामले में कहा था कि जिसकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटी बिलीफ्स है उसको फॉलो कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। क्लियर? देखते हैं आंसर। Changes in the policies in the British after the suppression of the rebel 1857 were, और हमने ये भी देखा था कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनको उनके पास पावर ट्रांसफ़र कर दी थी। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें लगा था कि जो कंपनी है वो मैनेज नहीं कर पा रही, तो पावर जो ट्रांसफ़र कर दी थी क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। The British Crown took over the control of administration with the British Parliament, passing an Act 1858 under which the powers of the East
इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। जैसे कि मैंने बोला कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा, इनसे एक नया मतलब एक नया लॉ ऐसा बना दिया और वो कर दिया कि अब जो मैनेजमेंट है, जो भी इंडियन अफेयर्स के जो भी मैनेजमेंट है, इंडिया से रिलेटेड जो भी काम काज है, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, रूल्स है, पॉलिसीज है, सब अब ट्रांसफर हो रही है किसके पास, कौन देखेगा इसको, सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा, ब्रिटिश क्राउन। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी अब वो नहीं देखेगी, अब कौन देखेगा, ब्रिटिश क्राउन। ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। They provided a sense of security to the local rulers by assuring them that their territories would never be annexed by the British in future. Even उन्होंने ये भी, जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी दी कि अब आपका जो लैंड है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, उसको ब्रिटिशर्स दोबारा भाई हथियाएंगे नहीं, वो लैंड वो ज़मीन आप ही की रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने अश्योर कराया था कि जो भी टेरिटरीज है राजा महाराजा की या लोकल रूलर्स या लैंडलॉर्ड्स की, आप ही की रहेगी, कोई से अनेक्स नहीं करेगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? चल, they abolished the doctrine of lapse so that rulers could pass on their kingdom to adopted sons also. उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बनाया था ना कि अगर जैसे जिसमें ये भी था कि अगर लड़का नहीं हुआ तो वो राजपाट आपके पास से चला जाएगा, तो काफ़ी लोग ये करने लग गए थे राजा महाराजा कि भाई अडॉप्टेड सन जो है बेटे को वो कर लेते हैं, हम गोद ले लेते, तो उसको तो हम राजपाट दे सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने तब मना करा था, जैसे भाई रानी लक्ष्मीबाई का देखा था हमने, है ना। तो अब उन्होंने रूल जो था उसको अबॉलिश करा, खत्म कर दिया कि नहीं ठीक है, हमसे गलती हो गई, उस टाइम इन लोगों ने माना नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं, आपके अगर अडॉप्टेड सन है उनको आपको गद्दी पे बिठाना है, बिल्कुल बिठाइए, वो आपका वारिस है, वो राज करेगा, ऐसा इन्होंने मान लिया था। तो अच्छी बात है, चेंज कर रहे थे रूल्स। दे प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू लैंड ओनर्स बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अब ऐसी ऐसी पॉलिसीज और रूल्स भी बना रहे थे ताकि जो लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, उनकी जो क्या रहे, सिक्योरिटी, मतलब उनकी लैंड पे उनका राइट बना रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, मतलब उनको एक तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे थे कि भाई अब कोई इनसे छीनेगा नहीं, इनकी ज़मीन इन्हीं की रहेगी, तो चेंजेस हम करते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि आप ही करें। They organized the army by reducing the proportion of Indian soldiers and increasing the proportion of European soldiers. हमने ये भी देखा था कि इन्होंने कान पकड़ ली थी कि अब इंडियन सोल्जर्स को, सिपाहीज को नहीं रखेंगे, अब हम हमारे यूरोपियन सोल्जर्स को रखेंगे। क्यों? क्योंकि समझ गए थे कि दिक्कत कर दी थी इन्होंने रिबेल कर दिया, तो भाई दोबारा टेंशन नहीं लेनी, दोबारा रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, अब इनको रखेंगे पर प्रपोर्शन कम होगा, ज़्यादा हम अपने यूरोपियन सोल्जर्स रखेंगे। आया समझ में? तो ये क्या करे थे, चेंजेस करे थे, जो कि अच्छे चेंजेस थे। अब जब ऐसे चेंजेस हो जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है, मान गए ना, इनको देखो आखिर पावर तो दोबारा इनकी उठी गई, तो ठीक है हम भी मान जाते, तो लोग को खुश करने के लिए बेसिकली, और अच्छी अच्छी पॉलिसी ले आए थे जिसपे पहले धर्म से रिलेटेड हो गया, भाई धर्म पे वार किया इन्होंने, ज़मीन पे वार किया, लोगों की इनकम पे वार किया, तो सब चीज़ वो देने को तैयार थे। और क्या चाहिए? क्लियर? अच्छा ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया हो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया हो तो, जल्दी जल्दी। चलो, फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड बाय पीपल इन योर एरिया और योर फैमिली अबाउट सन सतवान की लड़ाई। What memories do people cherish about the great uprising? हमें स्टोरीज और सॉन्ग जो आपको करने के लिए बोला है कि आप अपने एरिया की जो भी रही है, अपने एरिया या अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करिए। और जो थी सन 57 की लड़ाई, सन 57 की लड़ाई आपको क्या करनी है भाई, जो भी आपकी मेमोरीज, जो भी चीज़ें हैं, कैसे क्या अपराइजिंग है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका भाई, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि ये आपके लिए करने के लिए डिस्कस करके आप अपनी फैमिली से लिखा है ना इसमें कि फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड फैमिली इन योर एरिया और योर फैमिली। आपके फैमिली, आपके एरिया में जो भी आपको लगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल गूगल है तो हर चीज़ मिल ही जाती है, तो आप उसमें सर्च करिए, आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी मिल जाएगी। क्लियर? चल, ये आपके एरिया अकॉर्डिंग जैसे बोल रहे हैं ना कि आपके लोगों से, बेसिकली आपके लोगों से बोला है तो आपके लोग तो और अच्छे से बताएंगे, और अगर आपके लोग हैं जैसे मम्मी पापा, पड़ोस के लोग, दादी नानी, तो उनसे पूछिएगा, वो आपको आंसर करेंगे। क्लियर? चल, फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इन वॉट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमेन फॉर हर टाइम्स। ये हमें करने का है। ये क्या बोल रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो क्या थी, झांसी की रानी थी, है ना, जो जिनके गांधा खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, है ना। किस तरीके से उन्हें माना गया कि बड़ी ही अनयूजुअल वुमेन थी, उस वक्त की बहुत ही अलग ऐसी महिला थी, जो इतिहास की एक ऐसी महिला उस टाइम की। भाई उस टाइम पे औरतें उतना ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट, आज की बात अलग है, आज का ज़माना अलग है, बट उस टाइम का, तो उस टाइम के हिसाब से अनयूजुअल वुमेन थी। इतनी नॉर्मल ऑर्डिनरी वुमेन नहीं होगी, कुछ तो खास बात होगी, तो क्या है वो हमें बताना है।
जितना हमें बुक में पढ़ा वो तो ठीक है, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके बारे में और बताना है तो देखते हैं। Rani of Jhansi. Rani Lakshmi Bai was the bravest among all leaders of 1857 who tried to defeat the British forces. रानी लक्ष्मी बाई हमने रिवॉल्ट में देखा था 1857 में, भाई इनके साथ तात्या टोपे थे जो कि इनके जनरल थे, नाना साहेब के, उन्होंने मिलकर इनके साथ लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो यानी इन्होंने फाइट करी थी। तो अमंग द ब्रेवेस्ट लीडर्स, मतलब ब्रेवेस्ट जो उस टाइम के लीडर्स थे, ब्रेव जो थे, बहादुर, उनमें से एक थी ये। After the death of her husband, she had adopted a son, but then Governor General Lord Dalhousie refused to give the rule of Jhansi to the adopted child, and Jhansi was annexed to the British Empire. अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई के, तो हमने देखा था ना कि इन्होंने क्या कहा था कि जो एक रूल बनाया था इन्होंने कि अडॉप्टेड सन को आपका, अगर बेटा आपका है तो ठीक, अडॉप्टेड सन या बाकी किसी को आपका रूल नहीं मिलेगा, वो हमारे पास आ जाएगा, वो टेरिटरी हमारी हो जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई के भाई अडॉप्टेड सन, उन्होंने जैसे हस्बैंड की डेथ हुई कि उन्होंने सोचा होगा चलो मैं सन को अडॉप्ट कर लेती हूँ, वो रूल कर लेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, जैसे जनरल डलहौजी थे, मना कर दिया कि नहीं वो रूल नहीं करेंगे, और झांसी को क्या करा, अनेक्स करा, ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने की कोशिश की या मिलाया। When the revolt started against the British, Rani Lakshmi Bai also participated in and fought very bravely. अब जब कि राजपाट छीनने की बात आ जाएगी, और वैसे भी गलत हो रहा था एक तरीके से, तो उन्होंने भाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उनमें पार्टिसिपेट करा और बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है भाई उनके बारे में। Her bravery would always continue to inspire the Indians. With the help of her commanders Nana Sahib, Tatya Tope and her Afghan supporters, she occupied Gwalior. उनकी ब्रेवरी के बारे में तो भाई हर कोई इंस्पायर होता रहेगा, और मैं भी इंस्पायर हुई थी जब मैंने पढ़ा था। आप लोग ने भी पढ़ा होगा पहले इनके बारे में स्टोरीज, पोएम्स, तो आपको पता होगा। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पहली बार नाम सुन रहे, सुना होगा इनके बारे में, इससे ज़्यादा अच्छे से पता होगा आपको। लेकिन हमें बोला है कि बुक से थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करो, जो बुक में मोर अबाउट, तो बुक में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो उनके कमांडर थे नाना साहेब, तात्या टोपे और अफगान सपोर्टर्स थे, उनकी हेल्प से मिलकर ग्वालियर को ऑक्यूपाई कर लिया, कि ग्वालियर को हथिया लिया, है ना, अपने अंडर ले लिया। क्लियर हुआ, आया समझ में? दैट मीन्स ब्रेव थी। चाहे तो डर जाती कि ठीक है मेरा हस्बैंड भी नहीं, क्या करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश करी, लड़ाई लड़ी। क्लियर। चलो, Hearing about her bravery, the army of Scindia deserted their Maharaja and joined Rani of Jhansi. In the end, she was defeated by the British and died fighting bravely against the British. She might be called an unusual woman of her times because of the following reasons. उन्होंने क्या करी, बेसिकली उन्होंने पूरी मेहनत से लड़ाई करी, पूरी शिद्दत से उन्होंने लड़ाई करी, उनका साथ बाकियों ने भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा, ये हमें पता है। लेकिन उन्हें अनयूजुअल क्यों कहा जाता है? कुछ रीजंस के कारण। वो रीजंस ये हैं। शी बिकेम अ विडो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स बट शी डिड नॉट लूज हार्ट। सिर्फ महज 15 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी, मतलब 15 साल की उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 15 साल का बच्चा क्या होता है, सोचे, बच्चा ही है वो, अडल्ट भी नहीं हुई थी, वो बच्ची ही थी उस हिसाब से, तो 15 साल की उम्र में फिर भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं आ रही। She did not accept the British atrocities and challenged them. उन्होंने जो ब्रिटिश की भाई जो एट्रोसिटीज थी, जो उनके रूल्स थे, पॉलिसीज थे, जो भी चीज़ें थी, उसे एक्सेप्ट नहीं करा। महज 15 साल की उम्र में इतना दिमाग चलता है क्या? ऐसा लगता है कि नहीं क्या करूँगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर का होगा। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब एक अंदर से ही वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान थी, कुछ हटके ही थी। तभी तो 15 साल की उम्र क्या होती है, अब खुद सोचे, 15 ईयर्स बहुत कम होती। She ruled झांसी very bravely and efficiently after her husband's death. हस्बैंड की डेथ हो गई तो रूल अभी उनके पास था, तो उन्होंने बहुत ही भाई बहादुरी से अपने जो झांसी के रूल को, मतलब झांसी में रूल करा, बिना डरे, बिना किसी टेंशन के। टेंशन तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन बिना डरे, किसी सेकंड थॉट के बिना कि अब क्या होगा, मैं तो बैठ गई, नहीं, रूल करना है, मेरा राज है, मुझे मेरी जनता को भाई बचाना है, मेरी जनता के लिए मैं भगवान हूँ, तो मैं उनके लिए करूँगी। क्लियर आया समझ में? तो बहुत ही अनयूजुअल थी। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको आंसर्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बुक के ही थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, झांसी की रानी का था, बड़ा अच्छा था, वो हमें अपने अकॉर्डिंग करना था, अपने अकॉर्डिंग भी किया। जो रियलिटी थी, जो सत्य है, जो हिस्ट्री में उनके बारे में, वही हमने डिस्कस किया। लेकिन वो अनयूजुअल क्यों थी, फाइनली हमें पता चला, और आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चला होगा। सो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल
एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।